नाजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पिछली वीडियो बनाई थी, उसका जो सेकंड पार्ट हमें बोले थे कि बनाने के लिए, क्योंकि हमारा एक ही टाइप हुआ था कि हमारा एक ही टाइप हुआ था बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। अदर टाइप को हम आज पढ़ाएंगे, जैसे कि बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग मेथड, बेस्ड ऑन फिजिकल परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन थर्मल कंडक्टिविटी एंड बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिवनेस। तो बेस्ड ऑन कंटेंट, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्स जो दिए हैं उसमें इन सब पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डेंस रिफ्रैक्टिव क्या होती है, पोरस क्या होता है। तो इन सब पे हम सोच रहे हैं इन सारे टाइप्स को एक बार अच्छे से आप लोगों को समझा देते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टाइप है बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग मेथड, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है: प्रेस्ड एंड फायर्ड, फ्यूज्ड एंड हैंड मोल्डेड। तो प्रेस्ड एंड फायर्ड, ये इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रेस्ड एंड फायर्ड में क्या होता है कि ये कन्वेंशनल मेथड है। क्या है? कन्वेंशनल मेथड, यानी पुराने समय से यही यूज किया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट कन्वेंशनल मेथड है। हमने क्या किया, सारे रॉ मटेरियल्स को लेके उसको क्रशिंग ग्राइंडिंग करके और उसको मिक्सिंग, अच्छे से मिक्सिंग करके उस रिफैक्ट्री को बनाया, प्रेस किया। और क्या किया, इसमें जो प्रेसिंग मेथड है, जो मशीन यूज की जाती है, वो हाइड्रोलिक प्रेशर यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? हाइड्रोलिक प्रेस यूज किया जाता है। ठीक। ये हमारा जो हैंड मोल्डेड है, इसमें हैंड प्लस आपका मोल्ड यूज किया जाता है, जिसमें बहुत ये आता है हैमर प्रोसेस। हैमरिंग मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये इसमें क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस, इसमें हाथों की यूज किया जाता है। तो ये प्रेस किया और फायर किया हाई टेम्परेचर पे, और हमारी रिफैक्ट्री बन के रेडी हो गई। इस आधार पे हमने एक रिफैक्ट्री को डिवाइड किया कि प्रेस एंड फायर। इस प्रोसेस के द्वारा जो भी रिफैक्ट्री बनाई जाएगी, उसकी डेंसिटी हाई होगी। क्या होगी? डेंसिटी हाई होगी। दूसरा है वेलोसिटी लो हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। ये इसमें क्या है, इसकी डेंसिटी लो होगी, तो ये डेंसिटी लो होगी, तो इसकी पोरोसिटी हाई होगी कंपेयर टू प्रेस एंड फायर। पेरस पोरोसिटी हाई हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस है, इस आधार पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसमें हाइड्रोलिक प्रेस किया यूज किया जाता है। कंपोजिशन के अनुसार सारे मटेरियल्स को लेके मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके उसको प्रेस कर दिया जाता है, और प्रेस करने के बाद उसको फायर किया जाता है, जिससे कोई एक स्ट्रेंथ आ जाती है, उसमें पार्टिकल क्लोज आ जाते हैं। तो इसलिए ये तुम्हारी डेंस रिफ्रैक्ट्री भी आती है। इसमें डेंसिटी हाई होती है, इसमें पोरोसिटी इसमें पोरोसिटी हाई होती है, इसमें डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, तो ये एक टाइप का हो गया। दूसरा टाइप हमारा आता है जो इम्पोर्टेंट कहा जाता है फ्यूज काज इफेक्ट। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है कि जो भी जहां पर भी लिक्विड मटेरियल होता है, फर्स्ट इसका क्या होना चाहिए, ये फ्यूज कास्ट फैक्ट्री में फर्स्ट इसका इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? जहां पर मेल्ट मटेरियल होता है, जिसके संपर्क मेल्ट मटेरियल के संपर्क में हमारी रिफैक्ट्री होती है, वहां पे अधिकतर फ्यूज कास्ट फैक्ट्री यूज की जाती है। जैसे कि आपका स्टील इंडस्ट्री हो गया। कहाँ पर हो गया? स्टील इंडस्ट्री। दूसरा आपकी ग्लास इंडस्ट्री हो गई, ग्लास इंडस्ट्री। तीसरा आपका आयरन आयरन इंडस्ट्री हो जाएगी आपकी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लिक्विड होता है, लिक्विड स्लैग होता है, या स्लैग या मटेरियल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। ये क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में क्या है कि रॉ मटेरियल्स को हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है, फिर उसका आकार दिया जाता है। उसी तरीके से ग्लास इंडस्ट्री में ये होता है कि सारे जो रॉ मटेरियल्स है सॉलिड फॉर्म में, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उसको हम एक पर्टिकुलर आकार देते हैं। उसी तरीके से इस आयरन इंडस्ट्री में भी होता है। तो वहां पर ये फ्यूज कास्ट रिफैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि जो भी अदर रिफैक्ट्री होंगी, मान लीजिए तुम्हारा अदर रिफैक्ट्री है, तो उसमें पोरोसिटी होने के चांसेस है। पोरोसिटी होगा तो ये लिक्विड मटेरियल है उसके अंदर पेंट्रेट करेगा, पेंट्रेट करने पर क्या है, तो उसका पोरोजन करेगा।
तो इसलिए हमारा फ्यूज कास्ट रिफैक्ट्री वहाँ ये जो फ्यूज कास्ट रिफैक्ट्री वहाँ स्टेबल रह सकती है बहुत ज़्यादा समय तक। तो अब हम समझते हैं फ्यूज कास्ट रिफैक्ट्री बनती कैसे है। ठीक है, तो हमने क्या समझ लिया, पहले समझ लिया कि एप्लीकेशंस कहाँ किया जाता है। तो एप्लीकेशंस ऐसे जगह किया जाता है जहाँ पर हमारा जो मटेरियल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो जो लिक्विड फॉर्म के संपर्क में हमारी रिफैक्ट्री रहती है, इसलिए वहां पर फ्यूज कास्ट रिफैक्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब हम सीखते हैं फ्यूज का फैक्ट्री जो होती है वो बनाया कैसे जाता है। तो ये इस मटेरियल ले लेते हैं, सारे मटेरियल्स हमारे रॉ मटेरियल्स हमने लिया। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फ्यूज का फैक्ट्री। रॉ मटेरियल हमने लिया। ठीक है, इसको क्या क्या कर्सिंग ग्राइंडिंग किया, कर्सिंग ग्राइंडिंग अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन के आधार पे, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, कंपोजिशन के आधार पे सारे मटेरियल्स को हम ले लेते हैं। उस मटेरियल्स को क्या करते हैं, फिर एक भट्टी होती है हमारे पास, ये हमारी भट्टी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ठीक है, इसमें हम सारे रॉ मटेरियल्स को भर देते हैं। इसमें जो हीटिंग एलिमेंट जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, वो किसके यूज किए जाते हैं, हमारे कार्बन के यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोड हमारे लगे होंगे वो किसके लगे होंगे, कार्बन के लगे होंगे। इसका जो इस भट्टी का टेम्परेचर है वो हमारा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा। कितने पे जाएगा, हमारा जो रॉ मटेरियल्स हो कितने पे मेल्ट किया जाएगा, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसमें सारे मटेरियल्स को लेके जब कर्सिंग ग्राइंडिंग करके सारे मटेरियल्स को लेके हम इस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में फीड कर देते हैं। फिर इसको टेम्परेचर धीरे धीरे देते हैं, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम ले जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हमारा मटेरियल एकदम क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस रूप में होता है, लिक्विड रूप में होता है। अब इस लिक्विड रूप को हमें सॉलिड फॉर्म में लाना है, लिक्विड फॉर्म को हमें सॉलिड फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमारी रिफ्रैक्ट्री जो फ्यूज कास्ट रिफ्रैक्ट्री होती है सॉलिड फॉर्म में होती है। अधिकतर इसके जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं एजेड से बनाया जाता है, एजेड, एल्युमिना, जिरकोनिया और सिलिका। ये हमारी ग्लास इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमेशा जो अंदर की सतह है जहाँ पर हमारा ग्लास मेल्ट ग्लास होता है उसके संपर्क में हमारा ये रिफ्रैक्ट्री अधिकतर यूज की जाती है, एजेड, एल्युमिना, जिरकोनिया और सिलिका। तो ये सपोज ये सारा मटेरियल ले लिया हमने, इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको मेल्ट कर दिया। अब हमारी जो रिफ्रैक्ट्री होती है सॉलिड फॉर्म पे, हमारा जो हमारे पास जो मटेरियल है यहाँ से इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से जो मिला है वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, किसी मोल्ड में रखते हैं और हम तुरंत इसको सॉलिड रूप में नहीं लाते, तुरंत ठंडा हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लास में एक प्रोसेस अप्लाई होती है, एनेलिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, एनेलिंग। एनेलिंग में क्या होता है कि उस मटेरियल को, ग्लास लिक्विड मटेरियल को धीरे 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 स्लोली कूलिंग किया जाता है, जिससे उसमें स्ट्रेंथ ना आए, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ डेवलप ना हो, उसमें क्रैक्स ना आए। तो इस एनेलिंग प्रोसेस के द्वारा इसको हम स्लोली स्लोली ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद हमारा एक सॉलिड फॉर्म बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज कास्ट रिफ्रैक्ट्री। तो आई होप दैट आप लोगों को फ्यूज कास्ट रिफ्रैक्ट्री के बारे में समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट रिफैक्ट्री के बारे में हम चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिफैक्ट्री जो होगी बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म एंड शेप। तो ये दो तरीके से ये होती है रिफैक्ट्री, एक सेम रिफैक्ट्री होती है, एक अनसेम रिफैक्ट्री होती है। एक होता है जिसका फिक्स आकार होता है, दूसरा होता है जिसका फिक्स आकार नहीं होता है। ठीक, तो सेम और अनसेम रिफैक्ट्री को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सेम रिफैक्ट्री को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्टैंडर्ड शेप, क्या होता है, स्टैंडर्ड शेप। एक होता है स्पेशल शेप, स्पेशल शेप। स्टैंडर्ड शेप क्या होता है कि जो भी हमेशा कन्वेंशनल रूप से बनते चले आ रहे हैं और जो भी कस्टमर का डिमांड होता है वो हर लगभग लगभग हर फर्नेसेस या क्लीन्स में या भट्टियों में यूज हो जाती है। तो हमारा स्टैंडर्ड होता है। एक स्टैंडर्ड का फिक्स एक उसका रेशियो होता है। ठीक है, कि उसका कितना कितना क्या होना चाहिए, उसका एक डायमेंशन होता है। उस डायमेंशन के अनुसार हम उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रिफ्रैक्ट्री का एक तुम्हारा फिक्स डायमेंशन होता है, क्या होता है उसका, एक होता है 229 mm इंटू इंटू क्या है
114 mm इंटू तुम्हारा 64 mm। एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस होता है, इस डायमेंशंस के अनुसार उसको हम बनाते हैं। इसको इंचेस में कर सकते हैं, 9 इंच, ठीक है, इंटू तुम्हारा हो जाएगा 4.5 इंच, इंटू आपका हो जाएगा 2.5 इंच, ठीक है। एक स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड माना गया है, इसमें हम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी जो रिफ्रैक्टिव होगी वो स्टैंडर्ड शेप की होगी, ठीक है। इसका एक फिक्स्ड आकार होता है। स्पेशल टाइप में क्या होता है, उसको हम कस्टमाइज करके बनाते हैं, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड हमारा होगा ये हमेशा प्रेसिंग मेथड के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? प्रेसिंग, यानी यहाँ पर क्या हाइड्रोलिक प्रेस यूज की जाएगी, हाइड्रोलिक प्रेस यूज की जाएगी। ये जो हमारा स्पेशल शेप है ये कस्टमाइज करके एक स्पेशल फर्नेसेस के लिए, कि जिसका जैसे डिमांड हो गया स्पेशल फर्नेस के लिए इसको हम बनाए जाते हैं। ये हमेशा हैंड मोल्डेड बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? हैंड मोल्डेड ये बनाई जाती है रिफ्रैक्ट्री, ठीक है। तो ये इसका एक फिक्स आकार होता है, उसको हम शेप रिफ्रैक्ट्री कहते हैं। जो भी हम अप्लाई करते हैं इसका, जैसे मान लीजिए ये इसका एक फिक्स्ड आकार है, ठीक है। तो ये जो 229 mm है ये इसकी ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक हाइट एक डिस्टेंस होता है, इसको हम यहाँ 3D आकार में नहीं दिखा सकते हैं। इसका ये जो थिकनेस होता है, जो हाइट होती है, ठीक है, ये ये हमारा क्या हो जाएगा आपका 64, और ये जो हो जाएगा आपका 4.5। ये इस तरीके से इसका हाइट होता है। और जो हमारा स्पेशल टाइप होता है उसमें क्या करते हैं, उसको हैंड मोल्डेड के द्वारा बनाया जाता है। ये इसमें हाई डेंसिटी होती है, इसमें डेंसिटी लो होती है। कंपेयर टू सेमी रिफ्रैक्ट्री स्पेशल टाइप में हम इसकी डेंसिटी जो लो होती है। तो आप लोगों को समझ में आएगा। स्टैंडर्ड सेम रिफ्रैक्ट्री को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, स्टैंडर्ड सेम रिफ्रैक्ट्री, दूसरा है स्पेशल सेम रिफ्रैक्ट्री, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड सेम रिफ्रैक्ट्री क्या होती है, उसकी एक फिक्स डायमेंशन होता है, एक फिक्स रेशियो होता है उसका, ठीक है। स्पेशल सेम रिफ्रैक्ट्री को में क्या कहते हैं, हैंड मोल्डेड होता है, इसका कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता है, वो कस्टमर की डिमांड के अनुसार उसको बनाया जाता है, ठीक है। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। अनसेप रिफ्रैक्ट्री को हम क्या कहते हैं, इसका कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता। जैसे हम मकान बनवाते हैं, उसके चिनाई के लिए जो भी हम मसाला बनवाते हैं, चुनाई के लिए ईंटों को जोड़ने के लिए, उस टाइप से रिफ्रैक्ट्री होता है, उसका कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता है। इसके भी कई टाइप हैं, जैसे रैमिंग मासेस होता है, रैमिंग मासेस होता है। इस अनसेप रिफ्रैक्ट्री को हम मोनोलिथिक रिफ्रैक्ट्री भी बोलते हैं, मोनोलिथिक रिफ्रैक्ट्री, ठीक है। मोनो मोनो मतलब अर्थ होता है, मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है। और लीथस मतलब होता है बिल्डिंग या स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर। तो सिंगल स्ट्रक्चर की जो भी रिफ्रैक्ट्री होगी वो हमारी रैमिंग होगी, ठीक है। रैमिंग हमारी अनसेप रिफ्रैक्ट्री होगी। इसको भी कई भागों में बांटा है। इसको एक नाम और दिया जाता है, कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री भी इसी में आती है, अनसेप रिफ्रैक्ट्री में कास्टेबल रिफ्रैक्ट्री। दूसरा आपका आ जाएगा ये गनिंग मिक्सेस आ जाएगा, क्या आएगा, गनिंग मिक्सेस आएगा। तीसरा आपका आ जाएगा मोर्टार्स, इसको मोर्टार्स भी इसमें इसके टाइप है अनसेप रिफ्रैक्ट्री के, ठीक है। तो ये होगा। अब हम कर रहे बात करते हैं यदि सेम रिफ्रैक्ट्री और अनसेप रिफ्रैक्ट्री के एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या। तो सेम रिफ्रैक्ट्री का एक फिक्स आकार होता है, मान लिया जाए ये रिफ्रैक्ट्री है, ठीक है, ये एक सेम रिफ्रैक्ट्री है, एक अनसेप रिफ्रैक्ट्री। तो इसका एक फिक्स आकार होगा। जब दो सेम रिफ्रैक्ट्री को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में क्या होता है, गैप रह जाता है, जॉइंट रह जाता है, जहाँ पे लिक्विड मटेरियल हमारा होता है वो पेनिट्रेट करके ये रिफ्रैक्ट्री को कोरोड करता है। जबकि ये जो अनसेप रिफ्रैक्ट्री है, इसका इसको मतलब कि इसमें जॉइंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसको एक कहीं पर भी स्टेबल कर जाता है। इसका कोई फिक्स आकार नहीं है, जहाँ पे लगा होगा वो उसी का आकार धारण कर लेता है, ठीक है। तो इसका एक इसलिए इसका एक एडवांटेज होता है। इसको क्या करते हैं, हमेशा रिपेयरिंग के लिए, अभी कहीं फर्नेस में कहीं टूट फूट हो गया, कहीं थोड़ा सा टूट गया, तो वहाँ पे हम सेम रिफ्रैक्ट्री को नहीं यूज कर सकते हैं, वहाँ पर हम अनसेम रिफ्रैक्ट्री का ही अप्लाई करते हैं।
इसके जो सेटिंग टाइम है बहुत हाई जल्दी होता है, चलती हुई भट्टी में भी अनसेफ रिफैक्ट्री का हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा सेफ रिफैक्ट्री क्या होता है और अनसेफ रिफैक्ट्री होता है क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट रिफैक्ट्री के